हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट चैप्टर 22 इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो ये हमारी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। इसमें हम 21 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 22 जो है हमारा पार्लियामेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। सो कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट जो है बेसिकली किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। सो ये तीनों मिलकर के क्या है? पार्लियामेंट। सो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। पार्लियामेंट में इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इंक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों हाउसेज के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं पार्लियामेंट में। इट इंक्लूड्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें सो स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 1 and 2 ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा। सो राज्यसभा से रिलेटेड हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट कैन नॉट इनिशिएट अ मनी बिल। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी। मनी बिल से रिलेटेड हमने पहले डिस्कशन की है कि मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में ही इनिशिएट होगा। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ कह रहे हैं इट कैन नॉट इनिशिएट, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन नॉट इनिशिएट अ मनी बिल, ये सिर्फ पावर है राज्य लोकसभा की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाती है। सेकंड है, इट कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। सो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये राज्यसभा की पावर होती है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कौन क्रिएट करता है? राज्यसभा। रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312, उसके बाद वो लोकसभा के पास जाती है। सो ये बेसिकली जो इनिशिएट होता है ये पावर किसकी होती है? राज्यसभा की ही होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड है, इट कैन अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अकेले नहीं कर सकती, इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों का ही इक्वल रोल होता है। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। 1, 2 and 3 करेक्ट पूछ रहे थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे अब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं अबाउट एडजॉर्नमेंट ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो कोई भी हाउस जो एडजॉर्न होता है पार्लियामेंट में, एडजॉर्नमेंट इससे रिलेटेड हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं जो गलत स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। सो एडजॉर्नमेंट यही होता है कि स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो वर्क है पार्लियामेंट का उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट हो जाती है और हमसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। देन सेकंड है, इट एंड्स द सेशन ऑफ द हाउस। नहीं, ये सेशन का एंड नहीं होता है, ये बेसिकली रिसेस होती है। जो यहाँ पे ये जो वर्किंग है वो सस्पेंड कर दी जाती है, ये सेशन एंड नहीं होता है। सेशन जो एंड होता है उसे क्या कहते हैं? सेशन एंड को कहते हैं प्रोरोगेशन। और ये प्रोरोगेशन का पावर किसके पास होता है? ये होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट समन करते हैं एंड प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट के सेशन को। बट ये एडजॉर्नमेंट का जो राइट है ये किसका है? ये होता है स्पीकर का पावर। स्पीकर एडजॉर्नमेंट जो है वो किसका पावर है? स्पीकर का। और यहाँ पे कह रहे हैं इट एंड्स द सेशन ऑफ द हाउस। नहीं, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट एंड्स द सेशन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज सेशन को जो एंड करते हैं, जो सेशन एंड होता है उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। और प्रोरोगेशन का पावर किसके पास है? समन एंड प्रोरोग कौन करेंगे पार्लियामेंट को? वो राइट होता है प्रेसिडेंट का। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है ये हमारी राइट हो जाएगी। देन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड टू द लैप्स ऑफ अ बिल इन पार्लियामेंट। सो जो बिल है वो कब लैप्स हो जाएगा पार्लियामेंट में? सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, बिल पेंडिंग इन लोकसभा बट नॉट पास्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी, स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। बिल पेंडिंग इन लोकसभा में पेंडिंग है कोई बिल और वो पास नहीं हुआ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो वो बिल क्या हो जाएगा? वो बिल हमारा जो हो जाएगा वो लैप्स हो जाएगा। जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उस टाइम पे जब बिल लैप्स होगा तो क्या कंडीशन होगी? अगर लोकसभा में कोई बिल है पेंडिंग है, लोकसभा में पास नहीं किया लोकसभा में, तो वो बिल हमारा
वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा। सो यहाँ पे सेकंड जो होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो बिल लोकसभा में पास हो गया है बट राज्यसभा में पेंडिंग है, तो जब लोकसभा डिज़ोल्व होगी तो उस वक्त ये बिल जो होगा ये भी लैप्स हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा ओनली। सो यहाँ पे बिल पेंडिंग इन राज्यसभा ओनली मतलब ये स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है कि जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, यानी कि इनिशिएट हुई है राज्यसभा में और राज्यसभा में ही पेंडिंग है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये इनकरेक्ट होगी, बिकॉज अगर कोई बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है और राज्यसभा में ही पेंडिंग है, सो वो बिल लैप्स नहीं होता है। जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उस वक्त ये बिल लैप्स नहीं होगा। जो बिल इनिशिएट हुआ है राज्यसभा में और वो पेंडिंग भी राज्यसभा में ही है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कह रहे हैं बिल पेंडिंग इन राज्यसभा ओनली। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हमसे कौन सी कंडीशन पूछी थी कि बिल कब लैप्स होगा, ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो बिल जो लैप्स होगा तो वो कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में ये बिल लैप्स नहीं होगा। जो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है लोकसभा के डिसॉल्व होने पे। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है बिल रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट विद रिकमेंडेशंस बट लोकसभा डिसॉल्व्स बिफोर रिकन्सिडरेशन। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी सिचुएशन में भी जो बिल होगा वो लैप्स हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया हो रिकमेंडेशन के लिए बट उसको रिकमेंड नहीं किया है लोकसभा ने और लोकसभा का सेशन जो है पहले ही एंड हो गया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ऐसी कंडीशन में भी बिल जो होगा वो लैप्स हो जाएगा। सो 1, 2 एंड 4 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द राज्यसभा विज़ द लोकसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स। सो राज्यसभा की पावर बतानी है इन कंपैरिजन टू लोकसभा फाइनेंशियल मैटर्स में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है राज्यसभा कैन अमेंड मनी बिल्स सेंट बाय लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा जो है मनी बिल अमेंड भी नहीं कर सकती, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के पास अमेंडमेंट का भी पावर नहीं है, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है मनी बिल को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड है राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर 14 डेज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकती है, वो भी मैक्सिमम 14 डेज तक। और 14 डेज तक कोई भी अगर कुछ भी नहीं होता है राज्यसभा में, कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है राज्यसभा में, तो इस मनी बिल को ये मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा में पास हुआ है तो इसको ये पास हो गया, राज्यसभा भी इसको मान लिया जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर 14 डेज। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज तक मनी बिल को डिले कर सकता है राज्यसभा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगी ये हमारा राइट आंसर राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पीकर्स रोल इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर द 10th शेड्यूल। सो यहाँ पे स्पीकर का रोल पूछ रहे हैं अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके लिए होता है? डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है स्पीकर्स डिसीजन इज़ फाइनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। से ये हमने मैराथन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले ऐसा होता था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता था और उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं था, बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है स्पीकर्स एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशन होता है ये स्पीकर का, ये पावर होती है स्पीकर की, ना कि इलेक्शन कमीशन से कोई रिकमेंडेशन स्पीकर को चाहिए होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सी है स्पीकर एक्ट्स एज ए ट्राइब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल। देन फोर्थ देखते हैं स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ओनली इफ़ डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्क्रिशन होता है स्पीकर का, तो इसमें प्रेसिडेंट का भी कोई रोल नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्स विद द आर्टिकल दैट गवर्न्स दैम। सो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हैं एंड बिल दिया है, कौन सा बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे अगर मनी बिल की बात करें, सो मनी बिल मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था, कौन सा आर्टिकल था इसका? आर्टिकल 110। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा था? 110। सो नेक्स्ट है अब फाइनेंशियल बिल। सो फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आर्टिकल कौन सा होता है। फाइनेंशियल बिल 1 की अगर हम बात करें, सो फाइनेंशियल बिल 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आर्टिकल 117 क्लॉज 1, ठीक है। सो यहाँ पे ये पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। वहीं फाइनेंशियल बिल 2
और आर्टिकल की अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 क्लॉज 3, सो ये पेयर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑर्डिनरी बिल का क्या है, नो स्पेसिफिक आर्टिकल, कि ऑर्डिनरी बिल का कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। सो ये भी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया। सो ये 4 पेयर जो है ये चारों ही करेक्ट हैं। सो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, अच्छे से मैच करना था तो ये चारों ही करेक्ट है, यानी कि एक सीक्वेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन अलाउ अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू बी रेज्ड व्हेन। सो लोकसभा स्पीकर अलाउ करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना, कब, सो when point of order is raised when rules or procedures are violated in house, when rules and procedures violated in house. So the right answer is the matter involves a breach of parliamentary privileges, violation of established rules of procedure. So option B जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। the next question is which of the following is or are correct. so कौन सा स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे करेक्ट है हमने बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस विदाउट द प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। तो ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। देन सेकंड है, प्राइवेट मेंबर बिल रिक्वायर्स द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर। सो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, उसके बाद ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article empowers the Rajya Sabha to declare a subject of state list as being a national importance. So ये हो जाता है आर्टिकल 249. So आर्टिकल 249 is the right answer. नेक्स्ट है, which of the following can not be discussed in parliament. So इनमें से पार्लियामेंट में क्या डिस्कस नहीं किया जाता, सो कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जो जज से रिलेटेड जो भी है उसकी ड्यूटीज़ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जाती। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस इन केस ऑफ मनी बिल। नहीं, मनी बिल हमने डिस्कस कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड है, देयर इज नो प्रोविजंस फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following motions does not require a day's prior notice and is purely discretionary of the presiding officer। यानी कि स्पीकर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, और कौन सा ऐसा मोशन है जिसके लिए प्रायर नोटिस नहीं देना होता। सो द राइट आंसर इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमने विच ऑफ द अबव कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। सो पहले तो आप यहाँ पे हम मनी बिल को बिल्कुल हटा देते हैं। सो 3 हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था मनी बिल जो होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट होगा। सो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की अगर हम बात करें, सो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड मनी बिल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होते हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होंगे, बट फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है ये राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 ये याद रखना है आपको, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है ये इनिशिएट हो सकता है राज्यसभा में भी, बट फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन आवर इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आवर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है 0 आवर इज़ एन इंडियन इनोवेशन एंड इज़ नॉट मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 0 आवर जो है ये इनोवेशन है इंडिया का, और ये कब स्टार्ट हुआ था 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हो रही थी उस वक्त। और ये जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। सो ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग। सो जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी अगर एब्सेंट रहेंगे तो उस वक्त कौन करेगा? फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी, वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी जॉइंट सिटिंग को जो है चेयर नहीं करेंगे, प्रिजाइड नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। स्पीकर करेंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर एब्सेंट होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर एब्सेंट हैं तो उस वक्त वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड करेंगे। सो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी प्रिजाइड नहीं कर सकते जॉइंट सिटिंग को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है इन केस ऑफ स्पीकर्स एब्सेंस वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स। नहीं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। सो स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज ऑल्सो रिजॉल्व इन जॉइंट सिटिंग। नहीं, सो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट। सो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। सो यहाँ पे देखते हैं व्हेन राज्यसभा पासिस अ रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 250। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 250 में। सो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है व्हेन अ स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट अंडर आर्टिकल 252। सो यहाँ पे थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 252 के अंडर जब स्टेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से, सो ये इस की सब्जेक्ट मैटर में पार्लियामेंट लॉ बना दे। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑल 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे कमिटीज़ दी हैं और इसका क्वेश्चन क्या है? विच अमंग दीज हैज़ ओनली लोकसभा मेंबर्स। तो इनमें से कौन सी कमिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा मेंबर्स होते हैं? मतलब दोनों हाउस से मेंबर्स नहीं होंगे, टोटल जो मेंबरशिप होगी सारे मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से ही होंगे। सो ये कौन सी कमेटी है? ये है एस्टीमेट कमेटी। सो एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा मेंबर्स होते हैं। देन सेकेंड है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा से भी मेंबर होते हैं एंड राज्यसभा से भी मेंबर होते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट कमेटी। बिकॉज हमसे क्या पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा मेंबर्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट कमेटी में लोकसभा मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी हमारी, ओनली 1। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा से भी मेंबर होते हैं एंड राज्यसभा से भी मेंबर होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एस्टीमेट कमेटी। सो एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ CAG। नहीं, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है इट इज़ अ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउस। नहीं, अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ लोकसभा मेंबर्स होते हैं। इट्स चेयरपर्सन इज ऑलवेज फ्रॉम ओपोजिशन। नहीं, ऐसा नहीं है। डी है इट सजेस्ट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डज अ बिल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। कि जब कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा लोकसभा के डिसोल्यूशन पे। तो
तो यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो देख लेते हैं। बिल पेंडिंग इन लोकसभा, नहीं, ये तो लैप्स हो जाएगा। सेकंड है बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लैप्स हो जाएगा। ये बिल यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा। सो बिल रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट बट नॉट रिकन्सिडर, ये भी बिल जो है लैप्स हो जाएगा, ये हमने अभी ऊपर देखा था। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा ओनली, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया था पूरा कि जो बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है एंड राज्यसभा में ही पेंडिंग है तो वो बिल लैप्स नहीं होता है। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस वक्त वो बिल लैप्स नहीं होगा जो राज्यसभा में ही इनिशिएट हुआ है एंड राज्यसभा में ही पेंडिंग है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो हो जाएगी ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी ऊपर के तीनों बिल्स जो हैं ऐसी सिचुएशन में बिल्स जो हैं ये वाले बिल्स लैप्स हो जाएंगे जब लोकसभा डिसॉल्व होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है, आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। समन एंड प्रोरोग का जो पावर होती है किसकी होती है, कौन करता है समन एंड प्रोरोग, ये करते हैं प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज एम्ड एट टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए कौन सा मोशन है, ये हमारा जो मोशन होता है ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी। इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। सो ये कमिटीज़ कैबिनेट कमिटीज़ वाले चैप्टर में हमने ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा या जिन्हें प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे हमसे पूछे नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी, इनमें से कौन सा स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। सो एस्टीमेट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी ऑन पेटिशंस ये भी स्टैंडिंग कमेटी है। सो यहाँ पे सिलेक्ट कमेटी ऑन अ बिल, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज सिलेक्ट कमेटी जो है ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज़। फॉर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है यूनियन टेरिटरी के लिए। सो यहाँ पे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, सो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये पावर दी गई है आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 240। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर हमारा था पार्लियामेंट चैप्टर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक बार जाके रिवाइज कर लेना आप लोग। बुक से भी चैप्टर बहुत अच्छे से जो फैक्ट्स हैं वो पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, या कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैराथन वीडियोस भी हैं, आप लोग वहाँ से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। वहाँ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और हिस्ट्री की अगर आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करनी है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने चैनल पे, वहाँ पे भी आपको रेगुलरली अपलोड हो जाती हैं वीडियोस। आप लोग जा करके एंशिएंट हिस्ट्री से हम बिल्कुल सीक्वेंस में, जैसे हमने पॉलिटी स्टार्ट करी है MCQ सीरीज़ बिल्कुल सीक्वेंस से, वैसे ही हमने प्री हिस्टोरिक एरा से वहाँ पे भी हिस्ट्री ऐसे ही स्टार्ट करी है। आप लोग वहाँ से जाके बिल्कुल ही सेक्शन वाइज स्टार्टिंग से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियोज़ जो हैं ये आप लोगों के लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।